चले, let's continue with questions of KC. Let's do another one. So ये भी 5 रुपए का क्वेश्चन है. I would want you to solve this question now. Let's read it together and then I leave it to you. आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डिकम्पोज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है. When 4 mole of nitrogen dioxide were put in a 1 dm cube container, देखो इसके अंदर वॉल्यूम दे दिया उसने, ठीक है, and heated to a constant temperature, the equilibrium mixture contained 0.8 mole of oxygen. What is the value of equilibrium constant at the temperature of the experiment? ठीक है जी, करते हैं इसको. क्या सिखाया था, पहला काम क्या करें, इक्विलिब्रियम अमाउंट्स निकालें. जब तक आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट नहीं पता होंगे आप केसी के एक्सप्रेशन में वैल्यूज नहीं डाल सकते. इक्विलिब्रियम अमाउंट थोड़ा 2, 4, 5 सवाल करने के बाद तुम लोग डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हो. अभी जिस तरह से कल सिखाया था उसी तरह करो. चलो मैं साथ साथ करता है तो तुम मुझे बताते जाओगे, मैं करता जाऊंगा. पहले तो मैंने रिएक्शन जरा वापस लिख लिया, ठीक है. फॉर स्टार्टर्स तो शुरू में करना पड़ेगा, बाद में जब आदत हो जाएगी तो फिर हम इस तरह हर चीज बच्चों की तरह लिख लिख के नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे. पहले उसी तरह करते हैं जैसे हमने सीखा है. इनिशियल अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट, ठीक है. बताते जाइए कितना अमाउंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना है. व्हेन 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर पुट इन अ 1 dm क्यूब कंटेनर. अच्छा, वॉल्यूम का काम अभी नहीं है, अभी लेट्स वर्क विद मोल्स. क्या पुट करूं इनिशियल अमाउंट में, NO2 के नीचे 4. अच्छा, कुछ बच्चे अभी ये भी कहते हैं सर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना. मैं उनसे कहता हूँ 2 क्यों करना है, कहते हैं सर कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है. भाई वो तो रेशो बताता है ना, जो मोल्स गिवन है मैं तो वही मोल्स पुट करूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करूंगा मैं. अच्छा, 4 मोल्स हैं. और क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसके अलावा ऑक्सीजन का कौन सा अमाउंट गिवन है. इक्विलिब्रियम में आपको बताया हुआ है कितना है इक्विलिब्रियम में ऑक्सीजन, 0.8. तो इक्विलिब्रियम पे 0.8 ऑक्सीजन है. बस, इसके अलावा और तो कुछ गिवन नहीं है. अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ इनिशियली NO और O2, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर क्या NO और O2 के मोल्स होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल नहीं होंगे ना, ठीक है. होते तो गिवन होता क्वेश्चन में, अगला सवाल मैं कराऊंगा उसमें गिवन होंगे, ठीक है, देखिएगा. तो इस तरह मैंने 0 0 पुट कर दिया. अब सिंपल कॉमन सेंस, सर अगर इनिशियली ऑक्सीजन का मोल है ही नहीं और इक्विलिब्रियम पे 0.8 है तो कहां से आए ये 0.8, ये बोलो, जोर से बोलो, ये प्रोड्यूस हुए, ठीक है. तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने प्रोड्यूस हुए ऑक्सीजन के, तो आप कहेंगे सर 0.8 मोल्स इसके प्रोड्यूस हो गए. सिंपल, ठीक है. अच्छा, अब वंस अगेन अकेला ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है नहीं, तो जब प्रोड्यूस हुआ होगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ NO भी प्रोड्यूस हुआ होगा. तो NO कितना प्रोड्यूस हुआ होगा यार, 1:2 का रेशो है ना. 1 मोल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ 2 मोल NO के प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर 0.8 मोल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हुए हैं तो NO के कितने हुए होंगे, 1.6, उसका डबल. समझ में आ रहा है, क्योंकि 1:2 का रेशो है. तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे, 1.6, ठीक है. तो हमारे पास NO के और ऑक्सीजन के तो इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए. अच्छा, इसका अमाउंट प्रोड्यूस में आप रिएक्टेंट का डैश डाल देंगे. अब आ जाइए, सर ये प्रोड्यूस तभी हुए हैं ना जब वो NO2 रिएक्ट हुआ है. तो कितना NO2 रिएक्ट हुआ होगा कि ये प्रोड्यूस हुए हैं. आप देखें NO2 और NO का रेशो क्या है, 2:2 यानी 1:1, ठीक है. 2 मोल्स आप देख रहे हैं ना यहाँ 2 और ये 2, तो 2:2 या 1:1 एक ही बात है.
तो अगर 1.6 मोल्स NO के प्रोड्यूस हुए हैं तो NO2 के कितने रिएक्ट किए होंगे? जोर से बोलो। 1.6। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन से भी निकाल सकते हैं। अगर आप कहें सर आपने NO को क्यों यूज किया, ऑक्सीजन को क्यों नहीं किया, ऑक्सीजन से कर लो। ऑक्सीजन का 1:2, ऑक्सीजन का रेशो क्या है? ऑक्सीजन का 1:2 का रेशो है ना। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब 2 मोल NO2 के रिएक्ट हुए हैं। तो हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 0.8। सो 0.8 अगर ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हुआ है तो NO2 के कितने रिएक्ट किए होंगे? 1.6। उससे भी वही आंसर आ रहा है, 1.6। आंसर कोई अलग थोड़ी आएगा। चलिए बहरहाल आ गए। सर अब इक्विलिब्रियम में कितना बचेगा हमारे पास NO2? तो 4 था, इनिशियली 4 था और 1.6 रिएक्ट कर गया, तो एट इक्विलिब्रियम 2.4। 2.4 कैसा है? 4 माइनस 1.6। बस सर मेरे पास आ गए इक्विलिब्रियम के अमाउंट्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको केसी के एक्सप्रेशन में डाल दूंगा। पहले मुझे बता दो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं है, पक्का। चलिए अब इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं केसी का। सर इसमें वॉल्यूम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm³। सो देखते हैं। तो केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन। तो प्रोडक्ट में NO है, उसका कोफिशिएंट 2 है और ऑक्सीजन है, उसका कोफिशिएंट 1 है, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट। इक्वेशन में क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो मैंने वहां पर स्क्वायर कर दिया। चलें वैल्यूज पुट करते जाएं सर। कितने मोल्स आए थे इक्विलिब्रियम पे NO के? 1.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 1 का स्क्वायर। तो 1 डालू या ना डालू को फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मैं डाल के से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मोल अपॉन वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने थे? डिवाइडेड बाय NO2 के मोल्स कितने थे इक्विलिब्रियम पे? डिवाइडेड बाय 1। सर तीनों का वॉल्यूम सेम होगा ना, वही बात है, सेम तीनों गैसेस हैं। कल मैंने आपको बताया था जब तीनों गैसेस होंगी तो तीनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। बता दो आंसर निकाल के, और यूनिट भी बताना क्या आ रहा है। यूनिट भी बताइए क्या आ रहा है जल्दी से। हेलो क्या आंसर आया? 0.36 और यूनिट मोल पर कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब एक आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सवाल कराता हूँ। उसके अंदर प्रोडक्ट का भी इनिशियल अमाउंट गिवन होगा और देखें उसको भी करते हैं। पहले इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। डन हो गया, चलो बेहतरीन हो गया। लेट्स डू, इसको छोड़ें, अभी एक सवाल और कराते हैं आपको। तो पहले ये सवाल करेंगे हम, ये थोड़ा सा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा मैं इसको जरा, आप लोग एक काम करें, इसकी इक्वेशन लिख लें, मैं थोड़ा सा इसको जरा समराइज करके लिखवा देता हूँ। असल में उन्होंने बड़ी लंबी लंबी कहानियां लिखी होती हैं। आप इक्वेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें और इक्वेशन लिखें।
इक्वेशन लिख ली? चलो मैं तुम्हें डिक्टेट करा रहा हूँ थोड़ा सा, जरा स्मॉल करो. A mixture of 1 mole of N2 gas, a mixture of 1 mole of N2 gas, comma 3 moles of H2 gas, and 1.98 mole of NH3 gas, 1.98 mole of NH3 gas reached equilibrium in a sealed container. Full stop. आगे लिखो. 1.64 mole of N2 gas, 1.64 mole of N2 gas were present in equilibrium mixture. Calculate Kc. Calculate Kc. ठीक हो गया. चलें अब करते हैं. सर इसमें एक फर्क क्या है, जरा गौर से देखिए. पहले तो मैं जरा इस रिएक्शन को वापस लिख लूं. इसमें जब मैं जरा शॉर्टकट मारो, इनिशियल अमाउंट को IA लिख रहा हूं, ठीक है. अमाउंट रिएक्टेड को AR लिख रहा हूं, अमाउंट प्रोड्यूस को AP लिख रहा हूं, और इक्विलिब्रियम अमाउंट को EA लिख रहा हूं. ठीक है, जरा शॉर्टकट मारे मैंने. चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको. इनिशियल अमाउंट किस किस का गिवन है? इसमें तीनों का गिवन है. इसमें प्रोडक्ट का भी इनिशियल अमाउंट गिवन है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के, और 1.98 अमोनिया का. इसका भी इनिशियल अमाउंट है हमारे पास. सवाल कर लूं फिर बताता हूं. अच्छा, और क्या गिवन है क्वेश्चन में मुझे? एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कितना 1.64 नाइट्रोजन का है. सो जो गिवन है पहले तो मैं वो लिख दूं ना, 1.64 नाइट्रोजन का है. सर आप जरा गौर करें, नाइट्रोजन का रिएक्शन से पहले कितना था? 1, और रिएक्शन के बाद कितना है? ज्यादा हो गया ना. इसका मतलब है ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम आया होगा बैकवर्ड शिफ्ट होके. तो इसमें उल्टा चलेगा काम. अब उल्टा चलेगा काम से मतलब क्या है? सिंपल. अब देखते जाएगा मैं क्या कर रहा हूं. अगर इसका इनिशियली 1 है और इसका फाइनल इक्विलिब्रियम अमाउंट 1.64 है, तो वो जो एक्स्ट्रा 0.64 है वो कहां से आया? वो प्रोड्यूस हुआ है. तो अमाउंट प्रोड्यूस के अंदर मैं क्या लिख दूंगा? अच्छा मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको पता ही है कैसे आया. और आप लोग डायरेक्ट जो है ना वो 0.64 भी लिख सकते हैं. तो मैं बताया 1.64 था, उसमें से इनिशियल माइनस कर दिया, तो मेरे पास अमाउंट प्रोड्यूस हो गया 0.64. ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? इसमें प्रोड्यूस के अंदर रिएक्टेंट आए हैं क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है इक्विलिब्रियम. सर वंस अगेन, अकेला नाइट्रोजन तो नहीं प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा. अब आप बताइए हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही. सर 1:3 का रेशो है ना, तो अगर इसका 0.64 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें आप उसको. वन 1.93 ना, 0.64 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.92 ना. 4 कैसे आया? अच्छा 1.92. ठीक है. सो सर इसका इक्विलिब्रियम में कितना होगा? इक्विलिब्रियम में 4 पॉइंट होगा. इसमें 3 में ऐड कर दें क्योंकि, और पहले आपके पास इनिशियली 3 था और इतना और बन गया, अमाउंट इतना प्रोड्यूस हो गया, तो 3 प्लस 1.92 तो ये हो गया 4.92. समझ में आ गया?
ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? सर अब बताइए सर, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं तो फिर अमोनिया ने क्या किया है? अमोनिया रिएक्ट हुआ है, जाहिर है अमोनिया रिएक्ट होगा तभी ये प्रोड्यूस होंगे ना। कितना रिएक्ट हुआ होगा अमोनिया? रेशो से निकाल लीजिए। नाइट्रोजन और अमोनिया का क्या रेशो है? सो अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस तो इसका मतलब है 2 मोल ऑफ अमोनिया में हैव रिएक्टेड, या खैर में क्या दे डिड रिएक्ट। सो इसका मतलब है अगर मेरे पास 0.64 नाइट्रोजन का प्रोड्यूस हुआ है तो अमोनिया का कितना रिएक्ट किया होगा? ट्वाइस ऑफ इट। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये इंटू 2। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखें, मैंने अमाउंट रिएक्टेड में इसमें रिएक्टेंट साइड पे डैश डाल दिया है। पहले मैं ये प्रोडक्ट साइड पे करता था क्योंकि पहले फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा था, अब बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, बस तो अगर मेरे भाई 1.98 आपके पास इनिशियल अमाउंट था अमोनिया का और रिएक्ट कर गया 1.28, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा हुआ होगा? बस आ गया। फिर आगे वही काम करना है, बस केसी का एक्सप्रेशन बनाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, खुद भी देखो, मुझे भी दिखाओ और बताओ, और यूनिट भी बताओ। चलें देख लेते हैं। सो एक्सप्रेशन लिखेंगे पहले केसी का। केसी का एक्सप्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात इसमें भी बताता चलूं, बच्चे कहते हैं सर इसके अंदर क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उल्टा नहीं कर दूंगा। नहीं सर, जैसी इक्वेशन लिखी हुई है ना केसी वैसे ही लिखा जाएगा। इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे क्या शो हो रहा है? अमोनिया। सो आप ऊपर अमोनिया की कंसंट्रेशन रखेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की। इसमें अक्सर लोग ये एग्जाम में कंफ्यूजन उनके दिमाग में आ जाता है, आपके भी किसी के दिमाग में आई होगी बात कि क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो मैं ऊपर जो है वो उसको रख दूं N2 और H2 को, और नीचे रख दूं अमोनिया को। नहीं, जैसे इक्वेशन गिवन है आपका एक्सप्रेशन वैसे ही बनेगा। ठीक है, हाँ अगर ये लिखा हुआ ही उल्टा होता, अमोनिया रिएक्टेंट साइड पे होता और N2 और H2 प्रोडक्ट साइड पे होते, तो फिर मैं एक्सप्रेशन वैसे बनाता। बस वैल्यूज पुट करो। जी, यूनिट क्या आ रहा है इसका? मोल -2 DM6 होगा ना, मोल -2 DM6। यूनिट निकाल लीजिएगा, मोल -2 DM6। फिलहाल मेरे ख्याल में केसी आपको सही से निकालना आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। अब आपको केसी आ जाएगा ना तो केपी बिल्कुल सेम है, बस एक स्टेप का फर्क है। बस केसी निकालना आ गया समझो कि आपको तकरीबन सारे कॉन्स्टेंट्स निकालने आ जाते हैं, A2 के अंदर भी ये काम आ जाता है आपको, और ये मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो। अच्छा, अब एक जरा डिफरेंट सवाल करते हैं, उसमें केसी गिवन होगा और आपको किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। सो उसको जरा थोड़ा सा उल्टा काम होता है उसके अंदर, उसका भी एक आपको क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलिए अब जरा आई टेक यू टू दिस क्वेश्चन। ओके, दिस वन, इसके अंदर केसी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। किसी भी चीज का अमाउंट हो सकता है ये। ठीक है, चलो एक सवाल करेंगे, सवाल से ही समझ में आता है। ये सवाल जल्दी से कॉपी कर ले, हरिया। जो लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं वो रीड करें अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। जी बेटे, स्लाइड इससे ज्यादा ऊपर फिर करूंगा तो नजर नहीं आएगा तुम्हें। अच्छा, इसके अंदर हमें कहा हुआ है ये रिएक्शन वही है एस्टरिफिकेशन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म this and this ester and water। इसमें कहा हुआ है 1 मोल ऑफ ईच ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड एथेनॉल आर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो दोनों का इनिशियल अमाउंट कितना है? 1 at 273 Kelvin। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ द एस्टर CH3COO C2H5 at equilibrium।
Kc of the reaction at 273 Kelvin is 4. इसमें Kc गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है इसमें हमें? अमाउंट किस चीज का? द एस्टर। सर इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, चले पहले तो हम इसका जरा अमाउंट पे आ जाते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? 9 सर किधर रह गए थे आज? ट्रैफिक में रह गए थे आप फिर से? फिर बेटा जापान चले जाओ, तू रहते हो पाकिस्तान में। इससे पहले कि तुम सोचो बेटा, मैंने बहुत कुछ सोच लिया है तुम्हारे लिए। अगर तुम खुद नहीं जाओगे मैं तुम्हें जापान भेज दूंगा, लेकिन वो जापान वो नहीं होगा जो नक्शे में है। बेटे ये ट्रैफिक तुम्हें रोज मिलेगा, कितनी बार समझाऊं? कितने कब से कितने साल हुए तुम्हें पैदा हुए हुए? कल से 10 बजे निकलना। नहीं देखो नहीं करो, 100% गारंटीड पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे बाइकिया का टाइम 10 बजे दिखना चाहिए। कल से भाई रोज जब आएगा ना मुझे याद दिलाना, चेक करना। जिस दिन लेट हो गए ना उसमें तुम्हारा बाइकिया का टाइम चेक करूंगा। वो 10 बजे नहीं हुआ तो फिर बस देखना तुम्हारे साथ फिर मैं क्या करूंगा। मुर्गा बनाऊंगा और फिर थोड़ी देर बाद मुर्गी भी बनाऊंगा। अब सोचो तुम मुर्गी बने हुए कैसे लगोगी। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। सबने क्वेश्चन लिख लिया? अच्छा वही काम करना है, चले सर वही काम करते हैं। ये काम तो समझे एक तरीके से कंसिस्टेंट है। आप चाहे बेशक इसको बाद में जाके इनडायरेक्टली या ओरली कर लें, लेकिन करना सबको ये सब कुछ पड़ेगा। ठीक है, वही 4 चीजें हैं: इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। असल मकसद है हमको इक्विलिब्रियम अमाउंट पे पहुंचना है। अब चाहे वो ओरली कर लें आप, ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। ओके जरा इसको देखते हैं, कितना इनिशियल अमाउंट गिवन है हमें? 1 इसका 1 इसका, बस। तो जाहिर है जब आपको प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट नहीं गिवन तो यही इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट नहीं है इनिशियली। निकालना क्या है? और कुछ गिवन है केसी के अलावा? केसी तो है, केसी तो जाहिर है टेबल में तो नहीं आएगा। इसके अलावा और कुछ किसी कोई अमाउंट गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ मोल ऑफ द एस्टर। तो जो मुझे निकालना है उसको मैं कर देता हूं x 0 0 0 0 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि उसका अमाउंट नहीं था। तो जो मुझे निकालना है उसको मैं कर देता हूं x। ठीक है, अब पूरा टेबल x की फॉर्म में बनेगा, जरा समझते जाइएगा कि कैसे बना रहा हूं। इनिशियली एस्टर का अमाउंट 0 था, इक्विलिब्रियम पे अमाउंट है x, तो कितना प्रोड्यूस हुआ? x एस्टर इज प्रोड्यूस्ड। डू यू ऑल एग्री? अच्छा, अगर एस्टर प्रोड्यूस हुआ तो वाटर भी प्रोड्यूस होगा। कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ होगा? x, क्योंकि 1:1 का रेशियो है एस्टर और वाटर का, तो x वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम पे कितना होगा वाटर? वो भी x होगा क्योंकि इनिशियली 0 था, x प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कितना रिएक्ट किया होगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड? x रिएक्ट किया होगा कैसे? सर एस्टर और एसिड का रेशियो 1:1 का है ना, तो अगर 1 मोल ऑफ एस्टर फॉर्म हुआ है, देखें यहां पर, अगर 1 मोल ऑफ एस्टर फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट किया होगा। तो अगर x मोल ऑफ एस्टर फॉर्म हुआ है तो एसिड का कितने मोल रिएक्ट किए होंगे? x। और अल्कोहल के कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे? वो भी x, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। पूरा टेबल x ही x हो गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे कितने मोल ऑफ एसिड रिमेन करेंगे? 1 - x, क्योंकि 1 मोल इनिशियली थे, x उसके रिएक्ट हो गए,
तो इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स और उसका भी 1 माइनस एक्स। ठीक है, केसी गिवन है, मुझे निकालना क्या है, एक्स। अच्छा सर एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, ये चारों लिक्विड्स मिक्सेबल हैं, ऑल फोर मिक्सेबल का मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये अपने पास नोट्स पे लिख लेना कि ऑल फोर लिक्विड्स आर मिक्सेबल। ठीक है, ये नोट में यहाँ लिखा देता हूं, ऑल रिएक्टेंट्स आर मिक्सेबल। ये क्यों लिखवा रहा हूं? सबका वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जब सारे लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, सो विल हैव सेम वॉल्यूम, सो हैव सेम वॉल्यूम। ये कल बता चुका हूं ना आपको ये बात, तो ये बात इसको बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। चलो अब केसी के एक्सप्रेशन के अंदर ये चीजें पुट करते हैं। ये टेबल में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? केसी का एक्सप्रेशन अब तो हम काफी दफा बना चुके हैं इसका। अगर आपको आता है डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, मैं ऐसे बार बार लिखता हूं ताकि जरा एक तरीके से आप लोगों को याद भी होता जाए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। केसी की वैल्यू है 4। इसकी कंसंट्रेशन में x था ना, इसका x, इसका भी x था डिवाइड। अच्छा मैंने वॉल्यूम नहीं पुट किया, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके अंदर। आप वॉल्यूम पुट कर लीजिएगा, एक ही बात है। अच्छा एक्चुअली ये यूं था, चलो मैंने ऐसे शो कर दिया नोट्स में, 1 माइनस एक्स अपॉन वी, और उधर भी 1 माइनस एक्स अपॉन वी। असल में वॉल्यूम ऐसे नहीं शो करा तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे ना चारों। तो आप अगर चाहें तो वॉल्यूम दिखा लें, अगर चाहें तो अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए कि अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए वॉल्यूम शो नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट इस पर आ रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम क्योंकि चारों मिक्सेबल लिक्विड्स हैं तो सबका वॉल्यूम सेम होगा। तो भाई दोनों का जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो एक्स एक्स है डिवाइड बाय वॉल्यूम, और जो रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम मोल्स हैं 1 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, और उसका भी 1 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम। तो आपके पास यही आ गया ना, बी तो कैंसिल हो गया सर। अब आप लोग ना इसको मल्टीप्लाई करके वो मत खोलना, क्वाड्रेटिक मत बनाना। सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक नहीं बनानी आपने। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा केस होगा जिसके अंदर अंडर रूट लेके तुम उसको सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनती। ठीक है, 4 उसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्वाड्रेटिक की जगह टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, रूट आप देखेंगे सॉल्व हो जाएगी बस। तो ये 2 का रूट, 4 का रूट आ गया 2 इज इक्वल टू है, नहीं प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, आप 2 ही लेंगी। ठीक है, माइनस कैसे आएगी कंसंट्रेशन वो वैल्यू किसी भी, बस अब इसको सॉल्व कर लो यार, एक्स कर लोगे सॉल्व इसको, तो इतना तो तुम कर ही लोगे, मुझे यकीन है। हमेशा आपको क्वेश्चन में ऐसा केस होगा कि क्वाड्रेटिक पे जाने की जरूरत नहीं होगी, ये केमिस्ट्री के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। और प्लस माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 2, बस 2 लिखें, मैग्नीट्यूड लिखें उसका। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे हुआ? अब क्लियर है? चलो, तो अब हमने अच्छे खासे केसी निकालने सीख लिए। अब बच्चों तुम लोगों ने ये डिटरमिन किया केसी की वैल्यू बता दी क्या है हमें? अब सोचो जरा 1 मिनट के लिए कि केसी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब नहीं एफिशिएंट, उसका ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी केसी बड़ा आएगा, जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना केसी छोटा आएगा। तो सपोज करो अगर मेरे पास एक ये केस है कि, अब आप जरा देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें, अगर मेरे पास ये ऐसे है कि एक मेरे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, सपोज करो दोनों का 1-1 मोल ही है, जस्ट फॉर ईज। इसका केसी जाहिर ऐसे निकलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, पावर 1/1। अब अगर केसी की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर केसी की वैल्यू 1 आती है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या समझ में आया?
कहां पे, कब, इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों की, किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। अच्छा, इसका एक ग्राफ कभी कभी आता है, एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है, वो आपसे कहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्केच बनाओ, तो कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, टाइम का ग्राफ, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम गुजरने से कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम गुजरने से बढ़ती है, तो हम इसका ग्राफ यूं बनाएंगे, ये रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये ऊपर वाली है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये नीचे वाली है, और जब ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। जब Kc की वैल्यू 1 होगी इस केस में, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये दोनों आके मीट करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जगह आके मीट करेगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है अब इक्विलिब्रियम आ गया, अब दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो गई। लेकिन ये कब होगा, जब Kc की वैल्यू 1 होगी। अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो, हाँ, इसका मतलब क्या, वो तो हो गया ना, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तो आ गया ना वापस। अब इक्विलिब्रियम आने का मतलब के, अच्छा पहले यहां तक लिख लिया तुम लोगों ने, ये लिख लिया। अच्छा, अब अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि फॉर्मूला है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। इसका मतलब, और अगर Kc की वैल्यू लेस देन 1 है तो रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। अच्छा, इनका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। देखो इक्विलिब्रियम वहां पे आ जाता है जहां पर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और इधर कैसा आएगा, इसमें इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे। तो कभी एग्जामिनर कहना है इक्विलिब्रियम की पोजीशन मार्क करो या टाइम बताओ किस पे इक्विलिब्रियम आया, तो जहां से ये बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू होता है ना हॉरिजॉन्टल, उसको जाके तुम एक्स एक्सिस पे यूं करके शो कर देते हो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, कभी भी एग्जामिनर आपसे कहे ग्राफ पे मार्क कर दो कि इक्विलिब्रियम किस टाइम पर आया है, तो जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वहां से आप एक्स एक्सिस पे जाके लाइन मिला देंगे, तो हम कहेंगे इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया। जी बेटा, कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पर, थोड़ी देर के लिए अमाउंट बराबर हुए थे, उसके बाद वो फर्दर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एट दैट टाइम द अमाउंट बिकेम इक्वल, बट दैट्स नॉट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द अमाउंट बिकम कांस्टेंट। फॉर्मूला है, जब हमने देखा कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा था तो हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट शिफ्ट क्यों नहीं की, क्योंकि रिएक्शन वही था, उसी के अंदर हमने ना, हम शिफ्ट तो कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को कहीं पर भी, वो अभी हम सीखेंगे ली-शैटलेस प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसके अंदर पता है एक्चुअली हुआ क्या होगा, पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हमने अमोनिया बनाया होगा, फिर अमोनिया के अंदर कुछ छेड़खानी करके बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया होगा, तो उसी रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड हम करते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली रिएक्टेंट N2 और H2 ही थे उसके। ठीक है भाई, अब जरा डेफिनेशन भी देख लो Kc की, तो अब तक तो तुम्हें सामने आ ही गया होगा Kc की डेफिनेशन क्या होगी, तो वो किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का और उसका रेशो। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, Kc की वैल्यू क्या बताती है आपको, और इन जनरल याद रखो जितनी बड़ी होगी ना Kc की वैल्यू, इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा ऑब्टेन होगा, यानी वो राइट पे शिफ्ट हुआ होगा। ओके, और जितनी छोटी वैल्यू होती है Kc की, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, यानी लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ था। ओके, चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लो Kc की डेफिनेशन। Ratio of the product of concentrations of reactant products and reactants.
अच्छा, वो वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला है, रेशियो प्रोडक्ट नहीं मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, किसी भी रिएक्शन का जो केसी होता है उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ, कौन से फैक्टर्स को चेंज करके मैं केसी की वैल्यू बदल सकता हूँ रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल ये अभी आपने पीछे इथेनॉइक एसिड और एथेनॉल का जो रिएक्शन था, एस्टर वाटर जो बना रहा था, उसका केसी आया था 4। तो मैं, मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं इस केसी की वैल्यू चेंज कर दूं। क्या कर दूं? टेम्परेचर चेंज कर दूं, इसके अलावा प्रेशर चेंज कर दूं, इसके अलावा वॉल्यूम चेंज कर दूं। किसका वॉल्यूम? कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दूं। एक्चुअली वॉल्यूम चेंज करने से कंसंट्रेशन ही चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि वॉल्यूम मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बदलने से इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ही आप चेंज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर दूं कंटेनर का, और इसके अलावा कोई आपका सजेशन? जी जी, केसी चेंज करने के लिए किसी भी रिएक्शन का जो केसी है, आपने कहा टेम्परेचर बदलें, प्रेशर बदलें, कंसंट्रेशन बदलें, वॉल्यूम बदलें, कैटलिस्ट कैटलिस्ट डाल दें, और कोई तरीका? हाँ, पीएच, अच्छा, सरफेस एरिया, यानी इसका तो नहीं, खैर एसिड और लिक्विड्स का सरफेस एरिया क्या चेंज करोगे, लेकिन अगर कोई सॉलिड्स हो तो उसका सरफेस एरिया बदला जा सकता है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि इसके अंदर आपने 90% जवाब गलत दिया है। भाई आज के बाद याद रखना, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं ना, चाहे वो केसी हो चाहे कोई भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बाद तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, वो सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, और कोई फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आगे जाके क्यों। पहले तो बिल्कुल पक्का फैक्ट इसको अपनी खोपड़ी के अंदर फिट करके लॉक कर लो, ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इंक्लूडिंग, क्योंकि केपी कैसी हमें ए से पढ़ने, तो मैंने यहाँ केपी कैसी लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा A2 के अंदर जाकर आप के ए, के डब्ल्यू, के पी सी, के एस पी, के स्टैप, ये 5 और पढ़ेंगे, उनके लिए भी ये रूल अप्लाई होगा कि वो सिर्फ टेम्परेचर से बदलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं और बिल्कुल सेम रिएक्शन ये कर रही है, लेकिन हम दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो हमारा केसी अलग अलग आएगा। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं और ये एक रिएक्शन कर रही है अलग अलग प्रेशर पे, तो हमारा आंसर सेम आएगा। अच्छा, सरफेस एरिया आप चाहे कम, आप पाउडर्ड फॉर्म में लें या लम्प्स में लें, उसका केसी केपी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शिफ्ट जरूर करता है, वो अपनी जगह है, लेकिन सर केपी केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये कंसंट्रेशन वाली बात अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर कंसंट्रेशन बदलने से कैसे नहीं बदलेगा। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रिएक्शन किया, उसमें कंसंट्रेशन मैंने ली 2 मोल पर डीएम क्यूब, एसिड की भी और अल्कोहल की भी। आपने किया 1 मोल पर डीएम क्यूब पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो वैल्यूज अलग पुट होंगी। सर लेकिन आप जब उससे प्रोडक्ट की वैल्यूज निकालेंगे ना, तो वो भी उसी रेशो के हिसाब से आएंगी। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे ना ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो रेशो वही हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पीछे कराया था ना, 1 मोल पर डीएम को पुट करके, घर जाके उसको 2 मोल पर डीएम को पुट करके देखना, तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। ठीक है, अगली क्लास में आपको, कल की क्लास में करा भी दूंगा ऐसे एक सवाल। तो आपको लगता है कि कंसंट्रेशन आपने एक की बदली है तो फर्क आ जाएगा, नहीं, वो आपका रेशो वही रहेगा, क्योंकि आप अगर रिएक्टेंट के बदलेंगे तो प्रोडक्ट की भी बदल जाएगी। जब डिवाइड करोगे दोनों को तो आंसर वही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि ये नहीं बदलता। बस आज का काम यहीं पे रखें, फिर बाकी हम काम कल करेंगे इंशाल्लाह।